8 फेरों का 8वां वचन। स्वाति ने इसी साल शहर की कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है और अब उसके लिए जगह जगह से रिश्ते आने लगे हैं। स्वाति से ज्यादा उसके रिश्तेदारों को उसकी शादी की चिंता है, इसीलिए जो भी स्वाति के घर आता वो किसी नए लड़के की खबर जरूर ले आता। अरे दीदी, ये फोटो देख के बताओ कैसा है। राहुल नाम है लड़के का, मेरी सहेली की बहन का बेटा है। अपनी स्वाति के साथ एकदम प्यारी जोड़ी लगेगी इसकी। जरा दिखाना, फोटो तो बढ़िया लग रहा है। कोई गलत आदत वादत तो नहीं है ना इसे? और कमाता कितना है? अरे कोई गलत आदत नहीं है दीदी, आप कहो तो एक मीटिंग करवा देती हूँ, फिर सब कुछ फाइनल कर लेना। हाँ, ये सही कह रही हो तुम। संडे को स्वाति के पापा भी घर पे ही रहेंगे। बुआ फिर वहां से चली जाती है और रात को स्वाति की माँ उससे कहती है, स्वाति बेटा, आज कमला बुआ ने एक लड़के की फोटो दिखाई है। संडे को वो लोग मिलने आ रहे हैं, तैयार हो ना तुम बेटा। अरे मम्मी, आप कहाँ कमला बुआ के चक्कर में आ जाती हो? अभी इतनी जल्दी कोई शादी वादी नहीं करनी है मुझे। अरे बेटा, अच्छा लड़का है, बुआ जानती है उसे अच्छे से। हाँ स्वाति बेटा, एक बार मिल तो लो, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। वैसे तो कमला रिश्ता लाई है तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। संडे की सुबह होती है और कमला बुआ राहुल और उसके मम्मी पापा को लेकर स्वाति के घर आती है। अरे आइए आइए भाभी, इसे अपना ही घर समझिए, इनसे मिलिए। ये मेरे भैया और ये मेरी भाभी है। नमस्ते भाभी जी, ये है हमारा लड़का राहुल, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ये। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? अरे स्वाति बेटा, बाहर आ जाओ। वैसे कितनी पढ़ाई की है स्वाति ने? जी, पोस्ट ग्रेजुएट है हमारी बेटी साइंस में। ये सब तो ठीक है, पर घर संभालना जानती है या नहीं? हमें कौन सी इससे नौकरी करवानी है, नौकरी तो मेरा बेटा करेगा ही। पर मैंने इतनी पढ़ाई की है और आप चाहती हैं कि मैं घर पर ही बैठी रहूं? अरे स्वाति बेटा, ये बड़ों की बात में तुम कहाँ बोल पड़ी? हम सब देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। हम तो इसी बात में विश्वास करते हैं कि घर के लड़के घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। वरना भाई साहब, आप तो आजकल के हाल जानते ही हैं, कितनी घटनाएं होने लगी हैं औरतों के खिलाफ। स्वाति बेटा, रसोई का काम तो पूरा जानती हो ना? शादी के बाद तुम्हें ही संभालना है वो सब। अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, आप सब लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। लो भाई, हो गई मीटिंग, अब शादी की तारीख फाइनल कर लेते हैं, क्यों भैया? भाई, हम तो पंडित जी से चर्चा करने के बाद ही तारीख फाइनल करेंगे। सालों से हम उनकी बातें मानते हुए आ रहे हैं। लड़के वाले और कमला बुआ की बातें सुनकर स्वाति एकदम नाराज हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शादी के बाद उसे घर पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है। शादी का दिन आ जाता है और सब मंडप में जमा होते हैं। अब फेरों का समय हो गया है, अब कन्या अपने वर से 7 वचन मांगेगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में जाए तो मुझे भी ले जाएंगे। आप मेरे माता पिता का भी बराबरी से सम्मान करेंगे, हमेशा मेरा साथ निभाएंगे। आपको दोनों परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभानी होगी। हर ज़रूरी बात में मेरी भी राय लेंगे। आप सभी गलत आदतों से दूर रहेंगे। आप मेरे अलावा किसी और औरत से कोई गलत संबंध नहीं बांधेंगे। ये 7 वचन पूरे हुए, वर क्या तुम्हें ये सारे वचन मंजूर है? जी हाँ पंडित जी, मैं सारे वचन अच्छी तरीके से निभाऊंगा। अरे वाह वाह, बढ़िया तरीके से सब काम संपन्न हो गया। तो इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ और आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। 1 मिनट पंडित जी, अभी एक वचन लेना बाकी है। अब कौन सा वचन है बेटा? मैं अब हमेशा के लिए किसी दूसरे घर में जाने वाली हूँ, तो पति के अलावा मैं अपने सास ससुर से भी एक वचन लेना चाहूँगी। अब कहो बेटी। मैं ये चाहती हूँ कि मुझ पर किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मुझे सब कुछ करने की आज़ादी होगी और मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। स्वाति की बात सुनकर उसके सास ससुर एकदम चौंक जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते कि उतने में कमला बुआ बोल पड़ती है। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? रानी बन के रहोगी तुम तो। वचन देने से पहले सोच लीजिए
क्योंकि शास्त्रों में वचन ना निभाने वालों के लिए नरक से भी बदतर सजा लिखी है। स्वाति की चालाकी से वहां मौजूद सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और लोगों में बदनामी ना हो जाए, इस कारण स्वाति के सास ससुर को उसे वचन देना पड़ता है। और कैसी अपशकुन वाली बातें कर रहे हैं आप पंडित जी? हमें मंजूर है बेटा तुम्हारी शर्त। स्वाति अपनी समझदारी से अपनी बात अपने ससुराल वालों से मनवा लेती है और खुशी खुशी राहुल से शादी कर लेती है। अब से हर शादी में मैं खुद 8 वचन दिलवाऊंगा। ओम मंगलम मंगलम मंगलम। अमीर बेटी का सौदा। अमीर बाप की बेटी शिल्पी को मुकेश पसंद होता है, लेकिन दोनों के बीच हैसियत की दीवार खड़ी होती है। और फिर कहीं नौकरी कर लो ना, क्या हमेशा ये लोहे की सलाखों के पीछे भागते रहते हो? इतनी मेहनत करते हो। शिल्पी, नौकरी से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की हैसियत तक पहुंचना है तो अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा किसी और से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, ऐसे किससे करवा देंगे? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया, बस। मुकेश उस बेचारी को समझाता भी तो क्या। दुनिया के रीति रिवाजों से काफी दूर थी शिल्पी। भले ही बड़े बाप की बेटी, लेकिन सादगी इतनी कि क्या कहना। बेटा शिल्पी, कल तुमको देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तैयार रहना। मैंने तुम्हारी माँ को समझा दिया है। घर के सारे नौकर चाकर को वो समझा देगी कि स्वागत कैसे करना है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? मैं तो मुकेश से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मैंने आपको बताया था ना। मुकेश किसका बेटा है? वो स्टील किंग सिंघानिया का या वो जो बड़े ज्वेलरी वाले हैं मेहता, उनका? नहीं नहीं पापा, वो अपना ही काम करता है, लेकिन एस्टेब्लिश नहीं है अभी। पापा, वो आपके पास तब आएगा जब कुछ बन जाएगा। आप प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पिता को शिल्पी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कुछ नहीं कहते और शिल्पी की माँ के पास जाते हैं। ये संस्कार देकर बड़ा किया तुमने शिल्पी को, और कैसे मैं किसी भिखारी के साथ उसकी शादी कर दूं? कौन है ये मुकेश? मैं जानती हूँ, बड़ा ही होनहार लड़का है, शिल्पी से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी अपनी बेटी की शादी कर दूं? कोई भी उठकर आए और कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो मैं शादी कर दूं? कान खोल कर सुन लो, कल उसे अच्छे से तैयार कर देना, क्योंकि जो लड़का मैंने देखा है शिल्पी के लिए, वो करोड़पति घर का बेटा है, समझी? लाख मना करने पर भी शिल्पी को उस लड़के से मिलवाया जाता है जो उसके पिता ने उसके लिए देखा था। देखिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन शादी तो हम दोनों को ही करनी होगी, जानती हो ना, ये बिजनेस और ये सारा कुछ। शिल्पी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो लड़का भी किसी और से प्यार करता है। पिताजी, वो भी कह रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। हाँ तो करने दो ना, हमने तो नहीं रोका। तुम अपना देखो, शादी के लिए हाँ कर गया है वो। लेकिन क्यों? अरे वो और मैं दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते, फिर शादी क्यों कर ले? पापा, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर आप मुकेश से मिल ले। पिता शिल्पी के कहने पर फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन मुकेश को घर बुला लेते हैं। देखो, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। ये बताओ कि शादी के बाद कहाँ रखोगे उसे? 2 कमरे के मकान में? नहीं सर, मैंने 2 साल के बाद का सारा प्लान कर लिया है। मैंने आयरन इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मेरी खुद की जगह है दादाजी की, बस थोड़ा फंड का अरेंजमेंट हो जाता तो काम शुरू कर देता। अच्छा, मतलब तुम यहाँ फंड रेज करने आए हो? मुकेश समझ जाता है कि उसके पिता शिल्पी की शादी उससे कराने के मूड में नहीं है। फंड आप कभी दे भी नहीं पाएंगे मुझे तो सिर्फ शिल्पी चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। वो तो हर पति का धर्म होता है। वो तो मैं किसी से भी उसकी शादी करा दूं, वो उसे खुशी रखेगा। लेकिन देखो, मैं ज्यादा बात को घुमाना नहीं चाहता। वो बड़े घर की लड़की है, उसे काम काज की आदत नहीं। अभी वो समझ नहीं रही, लेकिन तुम तो समझो, मैं किसी भी हालत में शिल्पी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। मुकेश पिता से लाख मन्नतें करता है, लेकिन वो नहीं मानते। शिल्पी की शादी उस अमीर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद क्या हम लोग मेरी माँ के घर चले? मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। हाँ, जाओ। वैसे भी आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसूरी जा रहा हूँ, तुम जा सकती हो। कैसी बात कर रहे हैं? अब हम लोगों की शादी हो गई है, आप कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकते हैं? अरे मैंने तो तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था
कि मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स है। अब प्लीज ये टिपिकल बीवी वाला रोना धोना शुरू मत कर देना। शिल्पी पिता के घर जाती है और माता पिता को सारी बात बता देती है। इतना गंदा इंसान निकलेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे क्यों कराई मेरे फूल जैसी बेटी की शादी ऐसे घर में। और तो क्या हो गया, शुरू में हर घर में ऐसा होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उन लोगों के साथ हम लोगों की एक बड़ी डील फाइनल हुई है, समझी? उन लोगों से रिश्ता बनाकर रखो, तभी पैसों की बारिश होगी। पापा, अब समझ में आया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुकेश आपके सामने गिड़गिड़ा कर गया कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन आपने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जो किसी और लड़की से प्यार करता है और शादी सिर्फ समझौते के लिए कर रहा है। पापा, मैं जा रही हूँ, लेकिन इस घर में कभी पैर भी नहीं रखूंगी। आपने मुझे सामान की तरह इस्तेमाल किया। माँ शिल्पी को बहुत रोकती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। कुछ समय बाद शिल्पी, मुझे नहीं लग रहा कि अब हम दोनों के बीच ये शादी और रह पाएगी। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारे पापा के साथ हम लोगों की डील जो चल रही है ना, वो नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तलाक के पेपर में साइन करके। लेकिन एक शर्त है, मैं कहाँ गई ये बात मेरे पिता तक नहीं पहुँचनी चाहिए। शिल्पी घर छोड़कर चली जाती है। वो एक नौकरी करती है और अपना जीवन खुद संभालती है। लेकिन एक दिन शिल्पी जी, आपसे मालिक मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? शिल्पी मालिक के कमरे में जाती है, जहाँ सामने मुकेश होता है। अरे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत बड़े आदमी बन गए। थैंक्स, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी शिल्पी होगी। तभी वहाँ शिल्पी के पिता आ जाते हैं। शिल्पी, तुम्हारे बारे में माँ से पता चला। घर चलो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुकेश, मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम के लिए आया हूँ। तुम्हारी कंपनी की डील अगर हमें नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे अब तुम चाहो तो शिल्पी की शादी मैं तुमसे कराने को तैयार हूँ। बस करिए पापा, ये क्या सौदा लगा रखा है आपने? जिस कंपनी से आपकी डील हो, अपनी बेटी की शादी उसी के घर करा देते हैं। शिल्पी मुकेश से माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है कि मुकेश उसे रोक लेता है। रुको शिल्पी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये कंपनी, ये नाम सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही खड़ा किया था। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है। रहने दो भूखा उसे। अरे ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की। मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपाकर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया। पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर, इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई है? अपने हाथ दिखा, जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी,
मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा, लो इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दें, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू, अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं।